नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। फेसबुक मुद्दे पर एक बार फिर बोले राहुल गांधी। कहा, हेट स्पीच की लोकतंत्र में नहीं है जगह। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की फेसबुक सीईओ को चिट्ठी। बीजेपी ने किया राहुल पर पलटवार। पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हमलावर बीजेपी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कोरोना से लड़ने में खर्च हो रहा है पैसा। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर कांग्रेस को घेरा। वहीं मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में सिर्फ राज्य के युवाओं को ही मिलेगा मौका। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। नए कानून के लिए जरूरी सलाह ले रही है सरकार। सुशांत केस में आरोपों से घिरी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का बयान। कहा, सुशांत से नहीं लिया कोई पैसा। सुशांत और उसकी बहन प्रियंका में थी खटपट। और अमेरिका ने एक चीनी कंपनी हुआवे पर बढ़ाई सख्ती। ट्रंप प्रशासन ने जासूसी का आरोप लगाते हुए जारी किए नए नियम। 21 देशों में स्थित इकाइयों को निगरानी सूची में डाला। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोविड-19 से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में मिली दान की राशि को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की 3 सदस्यीय पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनाए गए अपने फैसले में कहा कि एनडीआरएफ में स्वेच्छा से योगदान किया जा सकता है, क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून के तहत ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने इस जनहित याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया था कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पीएम केयर्स कोष में जमा राशि एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने का निर्देश केंद्र को दिया जाए। याचिका में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन कानून के तहत राष्ट्रीय योजना तैयार करने, इसे अधिसूचना करने और लागू करने का निर्देश सरकार को देने का भी अनुरोध किया गया था। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार को पीएम केयर्स फंड के इस्तेमाल की जानकारी देनी चाहिए। जितने पब्लिक सेक्टर हैं, जितने भी जो कंपनियां हैं, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, उनके कॉरपोरेट सोशल रिस्पांस सीएसआर फंड्स को पीएम केयर्स दे सकते हैं, लेकिन जो संबंधित राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स का जो इस तरह का फंड होता है उसमें नहीं दे सकते। वो बार किया तो सारा का सारा पैसा यहाँ पर पीएम केयर्स फंड में आ जाए तो उस पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। देश का पैसा है, कोई इनके घर का पैसा नहीं है, और अगर उस पर सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब देना चाहिए। ये प्रजातंत्र है, इसमें जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है, देनी पड़ेगी। और जवाब ना दे के और इस तरह के बयान देते हैं, इससे लगता है नड्डा जी का सामाजिक जो मानसिक संतुलन वो खो दिए हैं। किस तरह के बयान दे रहे हैं। और वहीं पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी और सरकार कांग्रेस पर हमलावर हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में पूरी पारदर्शिता है और इसका पैसा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने बताया 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर्स के लिए जारी किए गए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के सवालों पर करारा जवाब दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से पैसा मिला। मीडिया में भी आया है कि किस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय राजीव गांधी फाउंडेशन को एनडीआरएफ से पैसे दिए गए थे। आज मैं उसको बताऊंगा नहीं। और आपने ये भी सुना होगा कैसे 100 करोड़ रुपया बजट के प्रोविजन में भी किया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए। राजीव गांधी फाउंडेशन एक फैमिली फाउंडेशन था, आपको पता है। और आपने ये भी सुना होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के एम्बेसी से और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी मदद मिली थी। ये चर्चा यहां से हमारे प्रवक्ता मित्र कई बार कर चुके हैं। और वहीं फेसबुक और व्हाट्सएप के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में आर पार की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के मंत्री फेसबुक की चापलूसी में जुटे हैं। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी और फेसबुक में करीबी रिश्ते हैं। चुनावों के दौरान फेसबुक प्लेटफॉर्म का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। 2017 में फेसबुक इंडिया और बीजेपी में करार हुआ था और उस वक्त आपत्तियां उठाई गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फेसबुक के रिश्तों के उदाहरण एक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रिश्ते हैं, अनेक उदाहरण मिलेंगे।
ये उनको लाभ पहुंचाते हैं और उस नुकसान से बचाते हैं, वो इनको लाभ पहुंचाते हैं और नुकसान से बचाते हैं। अंकी दास से हम ये उम्मीद करते थे कि आप कहेंगी कि इस तरह की ओछी टिप्पणियों का स्थान फेसबुक नहीं देगा अपने प्लेटफॉर्म। बार बार उदाहरण आपके सामने आए, और जब भी फेसबुक से प्रश्न पूछा जाता है या उन पर कोई हमला होता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके बचाव में स्वयं रविशंकर प्रसाद क्यों उतर आते हैं, ये उसका जवाब वही देंगे। अपने न पद की चिंता करते हैं वो, न कद की चिंता करते हैं, न अपने परिवार के रसूख की चिंता करते हैं। बड़ा अच्छा परिवार है उनका। चाटुकारिता में लिप्त होकर इतने गिर गए हैं रविशंकर प्रसाद, भूल जाते हैं कि भारत सरकार के मंत्री हैं, संविधान की शपथ ली है। फेसबुक को बचाने के लिए नहीं बनाया गया उनको मंत्री। और वहीं फेसबुक पर नफरत वाले पोस्ट को लेकर कांग्रेस लगातार हमले कर रही है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक खबर को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार और फेसबुक को घेर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि हम पूर्वाग्रह, फर्जी समाचार और नफरत फैलाने वाले भाषण के जरिए मुश्किल से अर्जित लोकतंत्र में किसी भी हेरफेर की अनुमति नहीं दे सकते। WSJ द्वारा उजागर किए जाने पर सभी भारतीयों द्वारा फेसबुक को फर्जी और घृणास्पद समाचारों में शामिल करने की आवश्यकता है। और वहीं कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग को ईमेल किया है। कांग्रेस ने जकरबर्ग से आरोपों पर कार्रवाई की मांग की है। वेणुगोपाल ने लिखा कि फेसबुक के कई अधिकारियों के साथ पक्षपात का मुद्दा उठाया। जकरबर्ग से कांग्रेस ने मांग की है कि भारत में फेसबुक के माध्यम से फैलाई जा रही नफरत को लेकर हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाए। इसकी रिपोर्ट फेसबुक बोर्ड को सौंपी जाए और रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। साल 2014 से लेकर जो भी नफरत वाले पोस्ट हैं जिन्हें फेसबुक प्लेटफॉर्म पर जगह दी गई है, पब्लिक किया जाए और पारदर्शिता लाई जाए। और वहीं फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग को कांग्रेस की चिट्ठी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि क्या पीएम में डंडे से पीटने वाला बयान हेट स्पीच नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा था अब आर पार की लड़ाई होगी। ये हेट स्पीच है या नहीं? और राहुल गांधी ने दिल्ली में पब्लिक मीटिंग में कहा था कि देश के लोग प्रधानमंत्री को डंडे मारेंगे। ये हेट स्पीच है या नहीं है? इट इज ए टेक्स्ट बुक केस ऑफ इंस्टिगेशन फॉर वायलेंस। और वहीं आपको बता दें कि फेसबुक विवाद में एक और नया खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फेसबुक के एक सीनियर इंजीनियर ने इस बात की शिकायत की थी कि यहां पर दक्षिणपंथी लोगों के पोस्ट को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका सबूत देने पर फेसबुक ने उस इंजीनियर को नौकरी से निकाल दिया था। उस शख्स ने मार्क जकरबर्ग को यह बताया था कि कैसे हमारी कंपनी दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े पोस्ट को बढ़ा रही है, जिसके बाद उस पर कार्रवाई हुई थी। वहीं सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के पॉलिसी निदेशक अंकी दास की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में अंकी दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। रायपुर के कबीर नगर थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है और उनके ऊपर धार्मिक उन्माद भड़काने समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है। अंकी दास के अलावा 2 अन्य लोगों विवेक सिन्हा और राम साहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्राथमिकी में कहा गया है कि अंकी दास ने सिन्हा और साहू की मिलीभगत से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच द्वेष पैदा करने के मकसद से कंटेंट पब्लिश करने और सर्कुलेट करने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल किया। बीते रात में आवेश तिवारी जी द्वारा अपने थाने में एक शिकायत दर्ज कराए हैं, जिसमें फेसबुक में उनके द्वारा जो पोस्ट किए गए थे उसको लेकर के फेसबुक के जो अधिकारी हैं और कुछ फेसबुक के जो उपयोगकर्ता हैं, इनके द्वारा उनको एक सांप्रदायिक ढंग से बात किया जा रहा है, ऐसा आपत्ति करते हुए इनको धमकी दी जा रही है तथा इनको बदनाम करने के प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से शिकायत पर थाने में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। बढ़ते आगे, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 30 सितंबर से फाइनल ईयर की परीक्षा आयोजित कराने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि छात्र अपना कल्याण खुद नहीं तय कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यहां पर दो बातें हैं, एक ये कि राज्य परीक्षा करा सकते हैं और दूसरा ये कि राज्य परीक्षा का रिजल्ट पहले के अंक के आधार पर जारी कर सकते हैं। महाराष्ट्र ने एक बार फिर कहा कि वो परीक्षा नहीं करा सकते। क्या राज्य सही कह रहे हैं कि परीक्षाओं के बिना हर छात्र पास करेंगे? क्या इससे नियमों का उल्लंघन नहीं होगा? अगर हम उन्हें किसी भी परीक्षा के बिना छात्रों को पास करने की अनुमति देते हैं तो क्या इससे समस्याएं नहीं होंगी? और वहीं केंद्र की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्निवास परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 3 प्रमुख मुद्दों पर सुनवाई करेगा। पहला, भूमि उपयोग में परिवर्तन, दूसरा, नगरपालिका कानून का उल्लंघन और तीसरा, पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ याचिका दी गई थी और इस प्रोजेक्ट को मिली पर्यावरणीय की मंजूरी पर सवाल खड़े किए गए थे। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नई संसद और मंत्रालयों के दफ्तर बनाने जाने की योजना है। चलिए बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। देश में कोरोना संकट के बीच चुनाव में जाने वाले राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ संबंधित उपायों की चर्चा की जाएगी। इसको देखते हुए पुख्ता प्लान तैयार करने को कहा गया है। इसके तहत आपको बता दें कि चुनाव के दौरान कोविड-19 से जुड़े सभी कदमों को उठाया जाएगा। बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हैं। बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव होना है। इसको देखते हुए चुनाव आयोग के कदम को काफी अहम माना जा रहा है। और इसके पहले चुनाव आयोग ने बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कई राज्यों में होने वाले उपचुनाव को स्थगित कर दिया था। और वहीं चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लवासा अगले महीने एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। लवासा 1980 बेंच के IAS अधिकारी हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के दावेदार थे और चुनाव आयोग में उनका कार्यकाल अभी बाकी था। उन्होंने 23 जनवरी 2018 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला था और उन्हें अक्टूबर 2022 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सेवा मुक्त होना था। आपको बता दें कि पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान के लवासा ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में PM को क्लीन चिट दिए जाने का विरोध किया था, जिसके बाद लवासा के परिजनों के खिलाफ आयकर विभाग की छापेमारी भी हुई थी। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले NDA गठबंधन में तकरार बढ़ती जा रही है। JDU में नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने NDA के सहयोगी और LJP नेता चिराग पासवान को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। यादव ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान और उनके बयान को JDU कोई महत्व नहीं देता।
इतना ही नहीं, मंत्री यादव ने कहा कि चिराग पासवान को राजनीति का अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पिता के नाम पर एक आध चुनाव जीत लेने से कोई नेता नहीं बन जाता, नीचे से जो आता है वही नेता बनता है। मंत्री यादव ने एलजेपी के गठबंधन में होने पर भी सवाल खड़े किए हैं। जेडीयू का मानना है कि उनका गठबंधन बीजेपी से है, एलजेपी से नहीं। बता दें कि चिराग पासवान लगातार कोरोना महामारी को सही से काबू नहीं करने पर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर हैं। सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक के जेडीयू छोड़ने को भी एलजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था। इस राज्य में ही नहीं, इस देश में बड़े बड़े नेता होता है, उनका बेटा उसके निकाल हुआ, नीचे से जो आता है वो नेता बनता है। बाप के नाम पर एक आध चुनाव जीत जाता है, लेकिन गठबंधन में रहते हुए ऐसे करना चाहिए। सत्येंद्र बाबू का बेटा सत्येंद्र बाबू हुआ, श्री बाबू का बेटा हुआ, तरबूज जी का बेटा हुआ। सर, गठबंधन में रहते हुए ऐसे विरोध करना चाहिए सरकार का। गठबंधन में है कि नहीं है वो तो अपना मंत्रिमंडल में दोनों यार। आज भूपेंद्र जी जो बिहार के प्रभारी भाजपा का है, उनके बयान को पढ़ लीजिए, क्लियर हो। और वहीं चिराग पासवान पर जेडीयू के नेता और मंत्री विजेंद्र यादव की टिप्पणी के बाद एलजेपी ने भी पलटवार किया है। एलजेपी के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम की कृपा से सीएम बने हुए हैं। अंसारी ने कहा कि जो कृपा पर बनते हैं उनका अपने मालिकों के लिए बोलना स्वाभाविक है। ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। विजेंद्र यादव जैसे जदयू में बहुत बड़बोले नेता पड़े हुए हैं, इन लोगों को बोलने की बीमारी है। ये लोग ये भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार जी जिनके आशीर्वाद पर, परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद पर जिनकी सरकार टिकी हुई है, ये लोग जब उनका अपमान करने से नहीं चूकते हैं तो ये किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। ये बड़बोले लोग हैं। दिक्कत वहाँ नहीं है, दिक्कत यहाँ है कि अगर कोई आदमी, ये लोग बिहारियों को मार रहे हैं और बिहारियों की हक के लिए कोई आदमी अगर ईमानदारी से कोई बात कहता है तो इन लोगों को चुभता है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी भी प्रशांत भूषण के समर्थन में आ गया है। सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी ने सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत भूषण के खिलाफ जारी आदेश को वापस लेने की मांग की है। दरअसल अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को दोषी ठहराया है, जिस पर 20 अगस्त का फैसला आएगा। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में अब राज्य के युवाओं को ही मौका मिलेगा। राज्य सरकार नए कानून के लिए तैयारी कर रही है। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब राज्य के बच्चों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। दूसरे राज्यों के आवेदकों को किसी तरह की सरकारी नौकरी में तरजीह नहीं दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले बच्चों को नौकरी में वरीयता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक कानून बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ही हैं, इसीलिए सरकारी नौकरी भी उनका ही हक है। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के फैसले पर कांग्रेस के राशिद अलवी ने कहा कि जो पार्टी तमाम चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ती है वो क्षेत्रवाद करेंगे, सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ राजनीति के लिए। देश के लिए सबसे बड़ा खतरा सांप्रदायिकता है। उन्होंने कहा कि अगर हर राज्य यही करेगा तो भारत भारत नहीं रहेगा। ये देश को तोड़ने का पहला कदम है। मैं इसकी निंदा करता हूं। सरकारी नौकरियों में मध्य प्रदेश के लोगों को ही नौकरी मिलेगी। जो तमाम चुनाव राष्ट्रवाद पर लड़ते हो वो रीजनलिज्म करेंगे, सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ राजनीति के लिए। देश के लिए सबसे बड़ा खतरा कम्युनलिज्म, कास्टिज्म और रीजनलिज्म है। अगर हर प्रांत यही करेगा कि वहीं के लोगों को नौकरी मिलेगी तो भारत भारत नहीं रहेगा। ये देश को तोड़ने का पहला कदम है। मैं इसकी निंदा करता हूं। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जस्टिस बीके श्रीवास्तव और प्रशासनिक जज संजय यादव की जॉइंट बेंच ने 14% से ज्यादा ओबीसी आरक्षण पर लगाई गई रोक को अगले आदेश तक जारी रखने को कहा है। साथ ही अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद करने के निर्देश दिए हैं।
बढ़ते हैं आगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को तय करेगा कि सुशांत की मौत की जांच सीबीआई करेगी या मुंबई पुलिस। बिहार सरकार पहले ही पटना में दर्ज एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंप चुकी है, जबकि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को जांच सौंपे जाने का विरोध कर रही है। महाराष्ट्र सरकार की दलील है कि मुंबई पुलिस ही मामले की जांच करे, जो इस मामले में 56 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है और ये पूरा मामला मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र का है, क्योंकि घटना मुंबई में हुई है और पीड़ित और गवाह सभी मुंबई के हैं। सुशांत का परिवार केस की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में सवालों के घेरे में खड़ी रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रिया चक्रवर्ती ने अपने वकील के जरिए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुशांत राजपूत को खुदकुशी के लिए उकसाने वाले आरोप गलत हैं। रिया ने कहा कि सुशांत के खाते में कोई पैसा नहीं मिला। ईडी और मुंबई पुलिस ने सबूत जुटाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई तीसरी एजेंसी भी जांच करे तो वे इसके लिए भी तैयार हैं। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया ने कहा कि प्रियंका ने शराब पीकर उनके साथ बदसलूकी की। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने रिया को जवाब दिया है। विकास सिंह ने कहा कि रिया अपने कारनामों को छुपाने के लिए ऐसा कह रही है। विकास सिंह ने कहा कि रिया कहानी बना रही है जो उनके ऊपर लगे आरोपों को साबित करता है। ये कहानी बनाना चाह रही है। ये कहानी तो एक तरह से हमारी कहानी को प्रूव कर रहा है। जो हम बताना चाह रहे हैं, जो सच्चाई है उसको प्रूव कर रहा है कि ये सारा इन्होंने सडनली छोड़ा उनको। अगर अबेटमेंट टू सुइसाइड है तो, अगर अबेटमेंट टू सुइसाइड नहीं है तब तो ये मर्डर में जिम्मेदार है, क्योंकि जिसने भी वो किया है वो सारे लोग इसके थे, घर में सारे लोग इसने अपने रखे थे। आप किसी के घर जाओगे, सारे सर्वेंट्स क्यों बदल दोगे आप? तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सुशांत सिंह के रिश्तेदार और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने भी मुंबई पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। नीरज सिंह ने कहा कि मुंबई पुलिस गवाहों को धमका रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस गवाहों को सुरक्षा तक मुहैया नहीं करा रही। नीरज सिंह ने गवाहों की हत्या की भी आशंका जताई है। ऐसे में उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत का परिवार मामले को मुंबई पुलिस पर जांच में लापरवाही का आरोप लगा रहा है। सुशांत के पिता ने दोस्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भी केस दर्ज कराया है। खुद से गवाह सामने आ रहे हैं तो कहीं न कहीं गवाहों को थ्रेट किया जा रहा है और गवाहों को प्रोटेक्शन देने का काम मुंबई पुलिस नहीं कर रही है। ये तमाम चीजें दुखद पहलू है। ऐसा ना हो कि आने वाले दिन में जो गवाह हैं उन्हें उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कोई घटना घट जाए, उनकी हत्या हो जाए। किसी भी चीजों से इनकार नहीं हो सकता है जिस तरह से मुंबई में हर कुछ चल रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, अभी भी डिमांड जरूर करते हैं कि जो गवाह सामने आ रहे हैं उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए और किसी भी एविडेंस से छेड़छाड़ ना किया जाए। चलिए बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और कोरोना से बचाव के लिए टोंक से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया आजकल अजब गजब ज्ञान देते नजर आ रहे हैं। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सलाह देते नजर आ रहे हैं। कभी वो कीचड़ में स्नान करने की सलाह देते हैं, तो कभी शंख बजाने को कहते हैं, कभी पैदल घूमने, तो कभी घास और पत्तियां खाने की सलाह देते हैं। और इतना ही नहीं, कभी वो धुनी रमाने की बात भी करते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें वो लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय बता रहे हैं। पहली तस्वीर में वो मड थेरेपी कर रहे हैं, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि शरीर पर कीचड़ लगाने और शंख बजाने से शरीर का इम्यूनिटी बढ़ता है और कोरोना दूर दूर तक नहीं फटकता है। दूसरी तस्वीर में धुनी रमाते दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने आग का एक घेरा बनाकर रखा है और उसके अंदर बैठकर वो शरीर के तापमान को बढ़ा रहे हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके। और तीसरी तस्वीर में वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पत्तियों और घासों को खाने की सलाह दे रहे हैं। इस तरह वो कहते हैं कि आप घूमने जाइए, बारिश में जाइए, मिट्टी में बैठिए, साथ ही खेत में काम करें, पैदल घूमें और शंख बजाएं। इन चीजों से इम्यूनिटी बढ़ती है।
दवाई खाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वे प्राकृतिक चीजों के इस्तेमाल की सलाह दे रहे हैं। खीरा खाते हैं, इसको खाने में भी बहुत बड़ी ताकत है और इसको जैसे मुंह पर लगाने में भी, सिर में लगाने में भी, इनमें लगाने में भी आपको कोई शैम्पू खर्च करने की जरूरत नहीं है। आज शैम्पू में सिर्फ इसकी 2 बूंद डलती हैं और ये आप अगर कहीं कोठी बंगले में रहते हो तो सिर्फ 2 गमलों में लगा लो तो अभी आपको इतना लाभ देता है जिसको हद नहीं। ये ताकत भी देता है और शरीर में जहाँ भी लगाओगे वहाँ उतनी बड़ी ताकत देता है कि आपकी छोटी मोटी बीमारियों को ये सबको भगा देता है। बढ़ते हैं आगे। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का तबादला हो गया है। सत्यपाल मलिक को मेघालय का गवर्नर बनाया गया है। सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर से हटाकर गोवा भेजा गया था और गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार महाराष्ट्र के गवर्नर बीसी कोश्यारी को दिया गया है। और वहीं क्रिकेटर रोहित शर्मा समेत 4 खिलाड़ियों को इस साल सर्वोच्च खेल सम्मान के लिए चुना गया है। पुरस्कार समिति ने रोहित शर्मा के साथ एशियाई खेल स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट, टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बत्रा और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलु के नाम की सिफारिश की है। आपको बता दें, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार शामिल हैं, जो हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति देते हैं। और खेल रत्न हासिल करने वाले पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर थे, जिन्हें 1997 से 1998 में ये अवार्ड मिला था और इसके बाद 2007 में महेंद्र सिंह धोनी और 2018 में विराट कोहली ने खेल रत्न हासिल किया था। बात आईपीएल 2020 की, जिसके लिए नया स्पॉन्सर मिल गया है। ड्रीम 11 को इस साल आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है। ड्रीम 11 ने 250 करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं। आपको बता दें कि चाइनीज कंपनी वीवो के पास आईपीएल की स्पॉन्सरशिप थी। ये बोली वीवो के सालाना 440 करोड़ रुपए से 190 करोड़ रुपए कम है। टाइटल प्रायोजन अधिकार की होड़ में टाटा समूह भी शामिल था। आईपीएल का आयोजन आपको बता दें 19 सितंबर से 10 नवंबर तक इस साल संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भारत और चीन के बीच बढ़ते विवाद के कारण बीसीसीआई ने इस सीजन के लिए वीवो की छुट्टी कर दी थी। वहीं अमेरिका ने चीन की टेक्नोलॉजी आधारित कंपनी हुआवे पर सख्ती और बढ़ा दी है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी कंपनी पर जासूसी करने की आरोप लगाते हुए कहा कि वो अमेरिका में चीनी कंपनी के उपकरण नहीं चाहते हैं और इसको लेकर अमेरिकी सरकार ने नए नियम जारी किए हैं ताकि चीनी कंपनी हुआवे अमेरिकी चिप आधारित टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर सके। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका ने हुआवे कंपनी की 21 देशों में स्थित इकाइयों को निगरानी सूची में डाल दिया है। रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के आवास पर पोरा तीजा का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। पोरा तीजा के आयोजन को लेकर सीएम आवास पर खासे इंतजाम किए गए। सीएम आवास को छत्तीसगढ़ की परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार सजाया गया और इस मौके पर भगवान शिव और नांदिया बैला की पूजा की गई। हालांकि इस दौरान कोरोना वायरस के चलते कार्यक्रम में कम ही लोगों को बुलाया गया था। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने सूबे के पारंपरिक त्योहार पोरा तीजा को धूमधाम से मनाया। सीएम हाउस के अलावा मंत्रियों के बंगलों में पोरा तीजा कार्यक्रम हुए। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया के आवास पर पोरा तीजा त्योहार मनाया गया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के इस बड़े पर्व की शुभकामनाएं दी। बिहार के हमार प्रदेशवासी मन ला और सबो साथी मन ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। हमार बोनी के काम जब खत्म होते, बियासी के काम खत्म होते, ओकर बाद सिर्फ फसल कटाई के काम बचते, तो हमार छत्तीसगढ़ में त्योहार ला मनाए के बड़ा अच्छा संस्कृति के माध्यम से हमार प्रदेश ला आगे बढ़ाए के काम हमार गांव-गांव में किसान मन करते। किसान मन के त्योहार है और हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार किसान मन के सरकार है, किसान मतलब पूरा सुविधा देते। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।